नमस्कार, फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी पार्ट 4। नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी, जो 2016 के बाद रिवाइज होकर लागू हुआ है। अभी जो नेशनल बिल्डिंग कोड चल रहा है 2016 का। तो नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है दोस्तों? अगर आप फायरमैन हैं, फायर ऑफिसर हैं या फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ पर भी पूछा जाता है नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में आप क्या जानते हो, या नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है। तो उसके बारे में मैं आपको बेसिक चीज़ें अभी मैं बताऊँगा कि नेशनल बिल्डिंग कोड क्या होता है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय भवन कोड एक दस्तावेज है। भारत का नेशनल बिल्डिंग कोड वह एक दस्तावेज है जो किसी भी भारतीय बिल्डिंग मानकों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिन्हें भवनों के निर्माण के दौरान पालन करने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भारत में एक ऐसा दस्तावेज, एक ऐसा कानून बनाया गया है कि भारत में कोई भी बिल्डिंग बनता है उसमें नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम कानून लागू होता है। दोस्तों, आगे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से बिल्डिंग पर यह नियम कानून लागू होता है। तो दोस्तों, बिल्डिंग क्या है? सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बिल्डिंग क्या है। बिल्डिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी उद्देश्य के लिए बनाया गया हो, चाहे उसमें इंसान रहता हो या ना रहता हो। जिस भवन में फाउंडेशन, दीवारें, फ्लोर, छत, चिमनी, प्लम्बिंग और बिल्डिंग सर्विस प्लेटफार्म, बरामदा, बालकनी या कोई अन्य इमारत के भाग हो, कुछ अस्थाई जैसे तंबू, तिरपाल जैसा कोई टेम्परेरी को छोड़कर। दोस्तों, कोई भी ऐसा बिल्डिंग जो किसी भी पर्पज़ से बनता हो, कोई भी ऐसा बिल्डिंग जो किसी भी पर्पज़ से बनता हो, चाहे फैक्ट्री पर्पज़ से बनता हो, चाहे हॉस्पिटल पर्पज़ से बनता हो, चाहे कोई गोदाम पर्पज़ से बनता हो, चाहे मॉल, सिनेमा हॉल, किसी भी पर्पज़ से कोई भी बिल्डिंग बनता है, वहाँ पे उसको हम बिल्डिंग कहते हैं। हाँ, जो टेम्परेरी बारात वारात के लिए जो टेंट लगता है, कहीं तिरपाल लगता है, जो टेम्परेरी बेस पे कोई जो होते हैं, उसको हम बिल्डिंग नहीं कहेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर के रूप में बनता है, जो परमानेंट बेस खोद करके स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बिल्डिंग कहते हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, नेशनल बिल्डिंग कोड दरअसल भारत सरकार द्वारा बनाया गया किसी भी नई कमर्शियल या रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने से पहले उसके अंदर मौजूद किए जाने वाले सुरक्षा उपकरणों से संबंधित है। नेशनल बिल्डिंग कोड जो दोस्तों है वो इसलिए बनाया है कि कोई अपनी मर्ज़ी से ना भवन बना दे, कोई हादसा ना हो जाए। कुछ आजकल पैसे कमाने के लिए कोई सिनेमा हॉल भी बना देगा, पैसे कमाने के लिए कोई इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी बना देगा, और वो पैसा खर्चा नहीं करेगा, चाहे भवन के अंदर आग लग जाए, चाहे हज़ारों लोग मर जाएं। तो दोस्तों, बहुत सारे घटना को देखते हुए एक नियम कानून बना है कि कोई भी बिल्डिंग बनाएगा, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे कमर्शियल है। रेजिडेंशियल मतलब आप खुद का रहने के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, या फिर कोई भी कंपनी एक बिल्डिंग बना रहा है जिसके लोग रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल मतलब आप समझ रहे हो। और कमर्शियल किसी बिजनेस पर्पज़ से कोई बिल्डिंग बना है, उसको कमर्शियल बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप देखेंगे कि कौन सी बिल्डिंग क्या है। तो दोस्तों, हर दिन संकट की परिस्थितियां नहीं होती है, लेकिन अगर कभी गड़बड़ी हो जाए तो हमें उससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए कुछ नियम तय किए गए हैं। दोस्तों, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी भवन है, कहीं मॉल है, आप आए दिन आप कहीं भी जॉब करते हैं, आप कहीं भी देखते हैं, आप खुद किसी मकान में रहते हैं या फिर कहीं भी जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो वहाँ रोज़ कोई हादसा नहीं होता है। लेकिन आए दिन हादसा जो होता है, आए दिन आपको सुनाई देता होगा कि इस बिल्डिंग में आग लग गई, इस बिल्डिंग में फ्लोर ही बैठ गया, लोग दब के मर गए, कभी भूकंप आ गया तो बिल्डिंग गिर गया, उसमें बहुत सारे लोग मर गए, कहीं दरवाज़ा लॉक था, आग लगी, लोग निकल नहीं पाए, दम घुट के मर गए। इसलिए कानून बनाया गया है। दोस्तों, इस अहिंसा में रहवासियों, भवन में रहने वालों के आधार पर एक्यूपेंसी वाइज वर्गीकरण
रचनात्मक पहलू, आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी दी गई है, जो किसी आग से होने वाली जनधन की हानि तथा खतरों को कम करने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी किसी मतलब जो रहने वाले बिल्डिंग के आधार पर या फिर जो भी किसी भी प्रकार की बिल्डिंग एक्यूपेंसी वाइज जो भी बिल्डिंग है उसमें सुरक्षा विशेषताओं की जानकारी दी गई है, जो किसी आग से होने वाली जनधन की हानि तथा खतरों को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके हिसाब से ये नियम कानून बनाया गया है। दोस्तों, इसमें अग्नि क्षेत्र फायर जोन का सीमांकन, प्रत्येक फायर जोन में इमारतों भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध, रहवासियों के आधार पर भवनों का वर्गीकरण, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक घटकों के अधिक प्रतिरोधी होने के अनुसार, भवन निर्माण के प्रकार तथा इमारतों को खाली करने से पहले आग, धुएं, लपटों, आग से जीवन को होने वाले खतरे को कम करने के लिए आवश्यक उपायों का जिक्र है। दोस्तों, नेशनल बिल्डिंग कोड में जो भी घटनाएं हो सकती है उससे बचने के लिए जैसे आग लग जाए तो आग को रोकने के लिए क्या फैसिलिटी है, आग लगने पर भागने के लिए रास्ता कैसा होना चाहिए, आग लगने पर कैसे आपको पता चलेगा, फायर अलार्म सिस्टम से पता चलेगा, वो सब चीज़ें हैं। या फिर बहुत सारे फाइटिंग के लिए, लाइफ सेफ्टी के लिए और जल्दी से बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का, भवन में कोई हादसा ना हो जाए उससे बचने के लिए, अगर हादसा हो जाए तब हम क्या करें उससे बचने के लिए, सभी नियम कानून का जिक्र है इस नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी के बारे में, और इसके बारे में सारा कुछ जानकारी। नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी पार्ट 4 सभी हाई राइज बिल्डिंग में जिसकी ऊंचाई 15 मीटर से ऊंचा हो वहां पर लागू होता है। नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी कहाँ लागू होता है? जो 15 मीटर से ऊंचा बिल्डिंग है, जो 15 मीटर से ऊंचा, कहीं पर भी देखेंगे बिल्डिंग 15 मीटर से ऊंचा जो बिल्डिंग होता है वो हाई राइज बिल्डिंग है। दोस्तों, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाई राइज बिल्डिंग किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा जो भी बिल्डिंग 15 मीटर से ऊंचा होता है उसको हाई राइज बिल्डिंग कहते हैं। हाई राइज बिल्डिंग का मतलब वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी का नियम कानून उस हाई राइज बिल्डिंग में लागू होगा। जो उससे कम फ्लोर की बिल्डिंग है उसमें सभी बिल्डिंगों में लागू नहीं होता है। तो दोस्तों, हाई राइज बिल्डिंग जो 15 मीटर से ऊंचा बिल्डिंग है वो हाई राइज बिल्डिंग है, उसमें सारा कुछ नियम कानून होगा। नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी सभी स्पेशल बिल्डिंग जैसे होटल दोस्तों, होटल जहाँ पे खाना खाते हैं, रुकते हैं, गेस्ट रुकते हैं, होटल तो आप समझते ही हो। एजुकेशनल दोस्तों जो ट्रेनिंग पर्पस से बिल्डिंग होता है। एजुकेशनल बिल्डिंग, पहले होटल बिल्डिंग बताया था, अब एजुकेशनल बिल्डिंग का मतलब है जो पढ़ाई लिखाई के लिए, ट्रेनिंग पर्पस के लिए, फायर सेफ्टी कोर्स करने के लिए, इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए या ड्राइवरी लाइसेंस के लिए हम जाते हैं ना, अप्लाई करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ पर सिखाया जाता है चीज़ों को, उसको एजुकेशनल बिल्डिंग कहते हैं। तो एजुकेशनल बिल्डिंग आपको ध्यान रहे दोस्तों। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मतलब जो हॉस्पिटल होता है, वो भी कई कैटेगरिया में, वो आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। मतलब जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जहाँ पे इलाज होता है, वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग में आते हैं। बिजनेस बिल्डिंग दोस्तों जहाँ पे व्यापारी बिल्डिंग, बिजनेस बिल्डिंग मतलब जो व्यापारी पर्पस से बिजनेस बिल्डिंग के अंदर मतलब जैसे कोई ऑफिस हो गया, कोई बैंक हो गया, कोई ट्रांजैक्शन का काम हो रहा है, ऑफिस, बिजनेस बिल्डिंग मतलब ऑफिस समझ लीजिए। बैंक के अंदर भी लोग ऑफिस की तरह बैठकर काम करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, और कोई कॉल सेंटर हो गया या फिर जो भी बिजनेस बिल्डिंग जिसके अंदर सारी ऑफिसेज होते हैं उसको हम बिजनेस बिल्डिंग कहते हैं दोस्तों।
मर्केंटाइल बिल्डिंग, मर्केंटाइल बिल्डिंग का दोस्तों मतलब है व्यापारिक बिल्डिंग, जो जिसके अंदर दुकान होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, मॉल, उसको हम मर्केंटाइल बिल्डिंग बोलते हैं। देखे होंगे आप जगह जगह, कनॉट प्लेस में जाइए, वहाँ मर्केंटाइल बिल्डिंग जिसके अंदर मॉल, शॉपिंग मॉल, मतलब दुकानें होते हैं, मंडियाँ, वो मर्केंटाइल बिल्डिंग में है। समझ रहे हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। स्टोरेज बिल्डिंग, स्टोरेज बिल्डिंग मतलब जैसे कोई स्टोर करने के पर्पज़ से जो बिल्डिंग बनाया जाता है उसको स्टोरेज बिल्डिंग कहते हैं। हजार्डस बिल्डिंग, हजार्डस बिल्डिंग मतलब दोस्तों जिसके अंदर खतरनाक मटेरियल का स्टोर होता है, या कोई ख़तरनाक लेवल में होता है जिसके अंदर बम, बारूद, पेट्रोल, कोई ऐसा मटेरियल विस्फोटक, वो हजार्डस बिल्डिंग में आता है, जिससे खतरा ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग मतलब दोस्तों मैंने बता रहा हूँ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता है, जहाँ पे कोई प्रोडक्शन होता है, कोई पेंट बन रहा है, कोई कुछ भी सिलाई उलाई का काम जो इंडस्ट्री पर्पज से काम चला, उसको इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कहते हैं दोस्तों। मिक्सड एक्यूपेंसीज, मिक्सड एक्यूपेंसी जिसके अंदर बहुत सारे जिसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे मॉल है, मॉल के अंदर सिनेमा हॉल भी है, शॉपिंग कम्प्लेक्स भी है, उसके अंदर किचन भी है, उसी के अंदर ऑफिसेज भी हैं, उसी के अंदर और भी पर्पज़ के लिए उसी के अंदर और भी बिल्डिंगें हैं, तो वो मिक्सड बिल्डिंग में आ जाता है दोस्तों। अब ये जो बिल्डिंग है इनका क्षेत्रफल अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो वहाँ पे लागू होता है नेशनल बिल्डिंग कोड। फायर एंड लाइफ सेफ्टी सभी स्पेशल बिल्डिंग जैसे होटल, एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, बिजनेस, मर्केंटाइल, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हजार्डस, मिक्सड एक्यूपेंसी जिसका क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा होता है वहाँ पर लागू होता है दोस्तों। कोई भी बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग होता है मतलब 1500 मीटर से ऊंचा हो गया, या फिर अभी जो मैंने बताया था 500 स्क्वायर मीटर से, चाहे बेशक ऊंचा ना हो, एक ही फ्लोर का हो, 2 ही फ्लोर का हो, 3 ही फ्लोर का हो, 10 मीटर का हो, 20 मीटर का होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाई राइज बिल्डिंग नहीं है फिर भी यहाँ पर फायर सेफ्टी का नियम कानून लागू होगा, क्योंकि वो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फायर नेशनल बिल्डिंग कोड, फायर एंड लाइफ सेफ्टी जहाँ पे फायर फाइटिंग की सुविधा होनी चाहिए, फायर अलार्म सिस्टम लगा होना चाहिए, वो कहाँ पे लागू होगा? तो हाई राइज बिल्डिंग में, या फिर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा एरिया है उसमें। सभी नहीं, रेजिडेंशियल नहीं आता उसमें होटल आते हैं, एजुकेशनल आते हैं, इंस्टीट्यूशनल आते हैं, बिजनेस बिल्डिंग आता है, मर्केंटाइल बिल्डिंग आता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग आता है, स्टोरेज बिल्डिंग आता है, हजार्डस बिल्डिंग आता है, मिक्सड एक्यूपेंसी जो 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे लागू होगा। ये चीज़ ध्यान रहे दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। एजुकेशनल भवन के मामले में जिसका क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है या उसकी ऊंचाई 9 मीटर से ज़्यादा है, अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो लागू होगा ही, लेकिन 500 स्क्वायर मीटर से कम एरिया में 400 ही है, 300 ही है, लेकिन 9 मीटर से ज़्यादा है वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी लागू होगा दोस्तों। 9 मीटर से हाई राइज बिल्डिंग बेशक ना हो, लेकिन 9 मीटर से अगर ऊंचा बिल्डिंग है तो वहाँ पर भी लागू होगा। किस केस में? एजुकेशनल बिल्डिंग में। एजुकेशनल बिल्डिंग मतलब जो मैंने आपको बताया था, शिक्षा के पर्पज़ से, ट्रेनिंग के पर्पज़ से जो बिल्डिंग होता है वो। संस्थागत भवन मतलब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल, उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बिल्डिंग होता है, और भी बिल्डिंगें इसमें आते हैं। उस मामले में जिसका क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, या अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम भी है लेकिन 9 मीटर से ज़्यादा बड़ा, कोई हॉस्पिटल जैसा कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, वो अगर 9 मीटर से ज़्यादा हाइट है, बेशक वो 300 स्क्वायर मीटर हो, वहाँ पर भी आप देखेंगे आपके एरिया में छोटे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन उसकी ऊंचाई 9 मीटर से ज़्यादा है। 3 फ्लोर 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, 9 मीटर से उसकी हाइट ज़्यादा हो गया, वहाँ पर फायर सेफ्टी नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी नियम कानून लागू होगा। अगर एक ही 2 फ्लोर का है, 9 मीटर से कम है, लेकिन 500 स्क्वायर मीटर में फैला है, तो वहाँ पर भी नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 लागू होगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। सभी असेंबली बिल्डिंग जहाँ पर
सभाएं होती हैं वहाँ पर जिसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी लागू होगा। सभाएं, बिल्डिंग जहाँ भीड़ इकट्ठा होता है, सभाएं होता है जिसके अंदर लोग बैठकर डिस्कस करते हैं, सभाएं करते हैं। असेंबली बिल्डिंग जहाँ लोग इकट्ठा होता है, असम्बल होते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर असम्बल बैठे हैं, कोई मीटिंग चल रहा है, तो वो 300 स्क्वायर मीटर से अगर ज़्यादा है, वो बहुत बड़ा 300 स्क्वायर मीटर बहुत बड़ा एरिया हो गया, उसके अंदर 1000 लोग आ जाएंगे। 1000 लोग से ज़्यादा हैं, ऐसे हिसाब से बिल्डिंग अगर 300 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हैं, एक बार में उसमें 1000 लोग के लगभग आ जाते हैं। 300 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा असेंबली बिल्डिंग है तो वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी लागू होगा। दोस्तों, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। वह बिल्डिंग जिसमें 2 बेसमेंट हो या फिर एक ही बेसमेंट हो जिसका एरिया 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो, वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी कोड लागू होता है। दोस्तों, वह बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो जिसमें चाहे कमी क्षेत्र में हो, 200 स्क्वायर मीटर में हो, 300 स्क्वायर मीटर में हो, लेकिन उसमें 2 बेसमेंट से ज़्यादा है, 2 बेसमेंट है, 1 बेसमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा है अगर बिल्डिंग, तब वहाँ पर फायर एंड लाइफ सेफ्टी नियम कानून लागू होगा, नेशनल बिल्डिंग कोड 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है तो। लेकिन अगर वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है, 300 स्क्वायर मीटर है, 200 स्क्वायर मीटर है बिल्डिंग, लेकिन उसमें 1 बेसमेंट से ज़्यादा है, 2 बेसमेंट है या उससे ज़्यादा बेसमेंट है, 1 बेसमेंट है तो वहाँ नियम कानून लागू नहीं होगा अगर 500 स्क्वायर मीटर से कम है एरिया। लेकिन उसमें 2 बेसमेंट है या उससे ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, चाहे कितना भी हो, नीचे चले जाओ पूरा, वहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी लागू होगा। ये चीज़ ध्यान रहे दोस्तों, जो 500 स्क्वायर मीटर से कम भी है लेकिन उसमें 2 बेसमेंट है या उससे ज़्यादा है, वहाँ पर लागू होगा, या 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बड़ा बिल्डिंग है वहाँ पर लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल बिल्डिंग कोड फायर एंड लाइफ सेफ्टी पार्ट 4, नेशनल बिल्डिंग कोड गूगल पे सर्च करेंगे, उसमें सर्च कीजिएगा नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी 2016। मतलब दोस्तों, ये कोड क्या होता है, कोई भी नियम, कोई भी धाराएं वो सिचुएशन के हिसाब से अपडेट होता है। पहले 2005 का चलता था, 2005 से पहले बहुत कम बिल्डिंग था, लेकिन धड़ाधड़ उसके बाद बिल्डिंग बनते गए, तो 2016 में उसको बदलाव आया। बहुत सारी घटनाएं हो गई भाई, तो उसमें बहुत सारी चैलेंजेज आया। अब 2016 में और नियम कानून टाइट हुआ है, तो उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी। तो उसमें कोई भी बिल्डिंग बनता है उसमें क्या नियम कानून होना चाहिए, बिल्डिंग कितने टाइप के होते हैं, और फायर एंड लाइफ सेफ्टी के लिए क्या कानून होता है, फायर रेजिस्टेंस क्या होता है, बिल्डिंग कौन सी टाइप में किस टाइप की बिल्डिंग बनना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, किचन के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए, कोई हजार्डस बिल्डिंग है वो किस मटेरियल का दीवार बनेगा, उसकी फायर एग्जिट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सारा कुछ इसमें जिक्र है। इसको आप पढ़ेंगे तो बता रहा हूँ फायर एंड लाइफ सेफ्टी में आप मास्टर हो जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बेसिक बताए थे कि कौन कौन सी बिल्डिंग में ये लागू होता है, हाई राइज बिल्डिंग क्या होता है, कितने स्क्वायर मीटर में कौन सी टाइप की बिल्डिंग होते हैं वहाँ पर लागू होता है, कितनी बेसमेंट होता है लागू होता है। आशा करता हूँ थोड़ा बहुत नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में जान गए होंगे, और कौन सी बिल्डिंग में लागू होता है ये भी जान गए होंगे, बिल्डिंग किसको कहते हैं ये भी जान गए होंगे। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसमें और भी आपको आगे की स्टोरी बताएंगे नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।